मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम सभी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके ऊपर किसी शादीशुदा महिला ने एलिगेशन लगाया है कि उसके साथ आपने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें तरीके अपनाने चाहिए जिससे इस तरीके के झूठे मुकदमों से हम बाहर आ सकें। तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी सारी डिटेल्स का। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, शादी का झांसा पहले भारतीय कानूनों के अनुसार क्रिमिनलाइज नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में केवल उसके लिए धारा 376 थी। धारा 376 2N थी। 376 कहती है कि आपने शारीरिक संबंध किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध जाके बनाए, तब 376 लगती थी। और उसके बाद लगातार उसके साथ अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए तो 376 2N लगती थी और D भी लगती थी, जब एक से अधिक लोगों ने किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए हों। तो ये सारी धाराएं उस समय लगती थी, लेकिन जब से नए कानून आ गए हैं, नए कानूनों का दुरुपयोग भी बेहतर तरीके से बढ़ गया है। इन खूंखार महिलाओं द्वारा, जिनका एक पास्ट रिकॉर्ड रहा है, जिनका इतिहास है कि वो पैसा मांगने की चेष्टा करती है और जहां पर आदमी पैसा देने में विफल हो जाता है वहां पर ये पैसा वसूलने के लिए मुकदमों का सहारा ले लेती हैं, क्योंकि महिला है, महिलाओं के पक्ष में कानून है। पुरुषों के लिए किसी प्रकार का कानून इस तरीके का नहीं है। ये माना जाता है कि केवल पुरुषों के साथ जाति नहीं हो सकती है, केवल महिलाओं के साथ जाति हो सकती है। यानी कि महिला सती सावित्री है, पुरुष कभी राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकता है, सत्यवादी नहीं रह सकता है, पुरुष कभी सच बोलेगा नहीं और झूठ महिला कभी बोलती नहीं। ये कानून हमारे मान के चलते हैं कि जो महिला ने कह दिया वही सही है। इसी तरीके से आया भारतीय नए कानूनों में, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 69 BNS का, जो कहता है किसी महिला को शादी का झांसा दिया गया, इंप्लॉयमेंट का झांसा दिया गया, जॉब का झांसा दिया गया, प्रमोशन का झांसा दिया गया, दवाई कराने के नाम पे झांसा दिया गया, किसी भी प्रकार का अगर उनको फॉल्स प्रिटेक्स किया गया और उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप होंगे तो सेक्शन 69 लगेगा। अब इन कानूनों का इस्तेमाल जो है महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है जिनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनके अपने बच्चे भी हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके द्वारा भी ये एलिगेशन लगाया जाता है कि उनके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए। अब ऐसी कंडीशन में जब ये एलिगेशन किसी शादीशुदा महिला द्वारा लगाया गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, किन एविडेंसेस की जरूरत होती है, ये सारा डिटेल में आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय कानून क्या कहते हैं। बाइगैमी का प्रोविजन इंडियन लॉज में नहीं है। कोई महिला अगर जो है एक बार, और या पुरुष अगर एक बार शादीशुदा है तो लीगली वेडेड हस्बैंड वाइफ है अगर किसी व्यक्ति के साथ, तो उनके लिए ये नियम है कि अगर उनको दूसरी शादी करनी हो तो पहला पति या पत्नी मर चुकी हो तभी वो दूसरी शादी नए व्यक्ति से कर सकते हैं। यानी कि जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वो शादी जैसे संबंधों में नहीं बन सकते हैं। तो यहां पर एलिगेशन शादीशुदा महिलाओं के द्वारा भी लगाया जाता है कि उनको किसी लड़के ने, किसी व्यक्ति ने शादी का झांसा देते हुए उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जनरली ये सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होती है वो कंसेंट से होती है, कोई फोर्स नहीं होता है। दोनों पार्टी आपस में सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप कर रही होती है। लेकिन जहां पर लड़का पैसे देने में, उनकी इलीगल डिमांड्स को फुलफिल करने में हार जाता है, यानी कि एक लिमिट हर लड़के की है जितना पैसा लड़कियां आजकल मांगती हैं, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कमा सकती हैं 50 लाख, 1 करोड़, ऐसे ऐसे बातचीत हमने खुद देखी है। लोग कहते हैं दिला दो हमको, इस तरीके की चीजें होती जो जीवन भर वो नहीं कमा सकती हैं, उनके द्वारा इस तरीके की अमाउंट डिमांड की जा सकती है और लड़का फुलफिल नहीं कर पाता है। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है कि एलिगेशन लगा दो, शादी का झांसा देते हुए संबंध बनाए। अब शादी का झांसा देते हुए संबंध बनाए का ही एलिगेशन क्यों लगाया जाता है, डायरेक्ट रेप का एलिगेशन क्यों नहीं लगाया जाता। देखिए मित्र, डायरेक्ट रेप का एलिगेशन इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि उनको इमीडिएट बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे और उनको मौका मुआयना कराना पड़ेगा, नक्शा नजरी बनवाना पड़ेगा, सब कुछ होता है, सेक्शन 69 में भी होगा। लेकिन वहां पर इमीडिएट पुलिस 50 तरीके के क्वेश्चन पूछेगी, इसलिए महिलाओं द्वारा एक सिंपल सा एलिगेशन लगाया जाता है कि 3 साल पहले इन्होंने शादी का झांसा देते हुए हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अब भैया मेडिकल कहां से लेके आओगे,
डेट टाइम प्लेस कहां से लेके आओगे, मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा आपके विरुद्ध और आपकी बैंड बज जाएगी, पुलिस आपको ढूंढेगी, पुलिस 4 पट्टा मारेगी, पैसा अलग से वसूलेगी और कहेगी तुम्हारी चार्जशीट हल्की कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जाएगा आपके पक्ष में, आपके विपक्ष में ही होगा। आप लड़के हो, आपके विपक्ष में ही होगा। ठीक है, ये सारी चीजें पुलिस के द्वारा अपनाई जाएंगी। अब जहां पर हम जान रहे हैं, मैंने बताया कि शादी करने के लिए एक प्रोविजन है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जहां पर शादीशुदा महिला ने एलिगेशन लगाया कि उसके साथ आपने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, तो ऐसी कंडीशन में सबसे बेटर तरीका आपके पास ये है कि आप इमीडिएट बेसिस पर जैसे ही एफआईआर हो जाती है झूठी इस तरीके की, आप तुरंत क्वेशिंग में जाइए। क्वेशिंग में जाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल में नीचे जाते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल में जाके कहीं ना कहीं आप अपना क्राइम एडमिट कर लेते हैं, एडमिशन ऑफ क्राइम कर लेते हैं कि आपने ये कृत्य कर रखा है। और दूसरी चीज ये है कि जब शादीशुदा महिला है, उसने कहा कि शादी का झांसा दिया है और शारीरिक संबंध बनाए हैं, क्या उसका पहले से उसके पति से तलाक हो रखा है? इसका जवाब है नहीं। अगर उसका पहले पति से तलाक नहीं हो रखा है, उसके द्वारा उस पति से डाइवोर्स नहीं लिया गया है, मैं कह रहा हूं डाइवोर्स अगर पेंडिंग भी है, तलाक का मुकदमा उनका पेंडिंग भी है, तो भी आप जा सकते हो क्वेश्चनिंग में, आपको हेल्प मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि तलाक जब तक उनके पक्ष में डिक्री नहीं आ जाती है तब तक वो दूसरी शादी कर नहीं सकती हैं। तो शादीशुदा महिला को स्पष्ट तरीके से पता है कि उसके पहले पति से तलाक नहीं हुआ है, उसके पक्ष में तलाक की डिक्री नहीं है और अपने पहले पति के जीवित रहते हुए उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से शादी नहीं की जा सकती है। ये सारी चीजें उसको स्पष्ट होती है, एकदम क्लियर होती है, कुछ भी एम्बिगुइटी नहीं होती है, एम्बिगुअस कुछ भी नहीं होता, डबल मीनिंग कुछ भी नहीं होता। लेकिन उनके द्वारा सिंपल एलिगेशन लगा दिया गया कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए। तो उस कंडीशन में आपके पास क्वेश्चनिंग में जाने का पूरा पूरा विकल्प है कि भाई तुम्हारी शादी हो रखी है, तुमने तलाक नहीं दे रखा है और उसके बाद तुमने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध के एलिगेशन लगा दिए। तो इस कंडीशन में आप क्वेश्चनिंग में जाइए, अपने आप को रिलीफ कराइए और आपको रिलीफ मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको एफआईआर में देखनी है कि एफआईआर में जो सबसे मुद्दे की बात मैं आपको बता रहा हूं, एफआईआर में क्या डेट लिखी है। ऐसा तो नहीं जिस डेट को इन्होंने विवरण दे रखा हुआ है उस डेट को आप दूसरे शहर में थे या अपनी नौकरी कर रहे थे तो प्ली ऑफ एलिबी आप ले सकते हो कि हम इस शहर में थे ही नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड है कि हम दूसरे शहर में थे, नौकरी कर रहे थे, ऑफिस ने लिख के दे रखा है अपने लेटर हेड पे, हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस शीट है, जो डेट बताई है, जो टाइम बताया है, जो प्लेस बताया है, या डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक कुछ भी नहीं बताया है, कुछ स्पष्ट नहीं है कहाँ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, कितने बजे बनाए गए, या किस होटल में बनाए गए, या किस रूम में बनाए गए, ये किस कॉलोनी में बनाए गए, कुछ भी अगर स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है एफआईआर में, सिर्फ सिंपल नेचर का एफआईआर लिखा है कि इन्होंने शादी का झांसा देते हुए हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए, गो फॉर क्वेश्चनिंग, इट कैन गेट क्वेश्ड। अब आप कहोगे साहब क्वेश्च होती नहीं है, तो दीपक गुलाटी का नाम सुने हो, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उदय का नाम सुने हो, ध्रुवंद राम का नाम सुने हो, ये सारे जजमेंट्स जो हम लोग लैंडमार्क जजमेंट है जिनका इस्तेमाल 376 के मैटर में करते थे, शादी का झांसा वाले में, वो सारे जजमेंट्स अगर इन लोगों ने भी सोचे होते कि हमारा क्वेश नहीं होगा, लैंडमार्क जजमेंट नहीं बनेगा, तो ये लोग शायद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ते। इन लोगों ने लड़ाई लड़ी अपने लिए, तभी आज की डेट में लोग दूसरी स्थान पर हैं और जिंदगी आजाद तरीके से घूम रहे हैं। वरना ट्रायल फेस करने के चक्कर में अगर आप लग गए तो यकीन मानिए नीचे की कोर्ट से आपको सजा पड़नी ही पड़नी है, वो फिक्स है। अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि नीचे के जजेस डरते हैं कि हाई कोर्ट उन पर गुस्सा करेगी, इसलिए दोषियों जो दोष मुक्त होते, जिनके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं हो रहा था, फर्जी जजमेंट कोर्ट करते हुए सजा कारित कर देते हैं। अभी परसों नरसों का ही खेल है ये, मैंने अभी बार बेंच पे की साइड पे पढ़ा था। ठीक है, तो जब भी फॉल्स एलिगेशन, इस तरीके के फॉल्स एक्विजिशंस लगे, आप गो फॉर क्वेश्चनिंग। और शादी का झांसा जहां शादीशुदा महिला लगाए, आप बहुत नीट एंड क्लीन निकल सकते हो उस चीज से और बेल भी पा सकते हो। अगर सेक्शन 69 बीएनएस नहीं लगा है तो ये सारे जजमेंट दीपक गुलाटी वगैरह वाला आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्शन 69 लगा है तो आपके वकील साहब की स्किल आपको निकालेगी। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखोगे, समझ में आएगा, बचोगे। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़िए। ट्विटर पर जुड़ने का लिंक, फेसबुक पर जुड़ने का लिंक, सब कुछ आपको, इंस्टाग्राम पर जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई इंफॉर्मेशन और किसी मामले में चाहिए तो लीगल एडवाइस आप अपने वकील साहब से ले, वो बेहतर सजेशन देंगे। हाँ, और एक जाते जाते एक बात और कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा सकता है, चाहे रेप का हो, चाहे किसी अन्य मैटर का हो, तो उसकी इंटीमेशन एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को पहले दे दीजिए।
लेटर के माध्यम से, बाई पोस्ट लेटर के माध्यम से, या पहले सेक्शन 39 की इंफॉर्मेटरी पिटीशन का प्रोविजन था, उन सब का इस्तेमाल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को पहुंचा दे, ताकि जब भी आपके खिलाफ इस प्रकार के झूठे मुकदमे आए, बेल में, एंटीसिपेटरी बेल में, FIR क्वेश्चन में, चार्जशीट क्वेश्चन में, जो आपके द्वारा पहले कार्रवाई की गई है वो आपको मदद कर सके। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी, समझ में आएगी। ऐसा है तो प्लीज थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।